नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 19 अगस्त 2020 और स्वागत है आपका फिल्म बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन में। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल सी ग्रास के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? यूएन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम के द्वारा एक रिपोर्ट रिलीज की गई है और इस रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कीनिया के कोस्ट के पास। लोकेशन आप देख लीजिए कीनिया की। ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, यहाँ पर है कीनिया। कीनिया की कोस्ट के पास टूरिज्म के कारण, फिशिंग ट्रैवलर्स के कारण, फिशिंग ट्रैवलर्स मतलब ऐसे वेसल्स जिनकी सहायता से मछली पकड़ी जाती है। इसके अलावा सीवीड फार्मिंग के कारण। सीवीड का क्या मतलब होता है? ये देखो, एल्गी की एक फॉर्म होती है जो समुद्र में उगती है। तो फिशिंग ट्रैवलर्स के कारण, सीवीड फार्मिंग के कारण और टूरिज्म के कारण कीनिया की कोस्ट के पास सी ग्रास का जो सर्वाइवल है वो खतरे में है। तो हमारे इस आर्टिकल का फोकस सी ग्रास पर है। सी ग्रास देखो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं जो कि मैरीन कंडीशन से अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं, यानी मैरीन कंडीशंस में सी ग्रास सर्वाइव करती हैं। सभी कॉन्टिनेंट्स में सी ग्रास को देखा जा सकता है, सभी कॉन्टिनेंट्स में ये मिलती है एक्सेप्ट अंटार्कटिका जहाँ पर बर्फ़ काफ़ी ज़्यादा होती है। टोटल वर्ल्ड में 72 तरह की सी ग्रास स्पीसीज़ मिलती हैं, मेनली वर्ल्ड के टेम्परेट और ट्रॉपिकल ओशंस में। कोस्टल इलाकों में सी ग्रास ज़्यादा मिलती है और जिस पानी में सी ग्रास मिलती है वो पानी क्लियर होता है, क्योंकि देखो क्लियर पानी होगा तभी तो सनलाइट नीचे जा सकेगी, अदरवाइज तो सनलाइट का नीचे जाना मुश्किल हो जाएगा और फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकेगी। कुछ सी ग्रास की स्पीसीज ऐसी हैं जो इंटरटाइडल जोन में मिलती हैं। बताइए इंटरटाइडल जोन कौन सा होता है? देखो, हाईएस्ट टाइड लाइन और लोएस्ट टाइड लाइन के बीच का जो एरिया होता है वो होता है इंटरटाइडल जोन। काफ़ी सारे बेनिफिट्स होते हैं सी ग्रास से। इन्हें लंग्स ऑफ द सी के नाम से भी जाना जाता है। मान लीजिए यूपीएससी क्वेश्चन पूछ लेती है कि इनमें से किसको लंग्स ऑफ द सी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन में हो सी ग्रास या फिर सी वीड्स या फिर कोरल रीफ्स, इस प्रकार से ऑप्शन हो सकते हैं। तो याद रखिएगा सी ग्रास को लंग्स ऑफ द सी के नाम से भी जाना जाता है। स्टडीज़ के अनुसार 1 स्क्वायर मीटर की जो सी ग्रास होती है वो हर एक दिन 10 लीटर ऑक्सीजन जनरेट करती है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से। इसके अलावा सी ग्रासेस सेडिमेंट्स को ट्रैप करके उनसे न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। इससे पानी जो है साफ हो जाता है, क्लियर हो जाता है। नेक्स्ट, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनमें से काफ़ी तो देखो कॉमर्शियल एस्पेक्ट से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, उनको फूड प्रोवाइड किया जाता है, शेल्टर प्रोवाइड किया जाता है सी ग्रास के द्वारा। सबसे लास्ट बेनिफिट ये है सी ग्रास कार्बन सिंक का भी काम करती हैं। देखो, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जितने कार्बन को एब्जॉर्ब करते हैं उससे 40 गुना ज़्यादा कार्बन को एब्जॉर्ब किया जा सकता है सी ग्रास के द्वारा, और फिर सैकड़ों ईयर्स तक सी ग्रास उस कार्बन को स्टोर करके रखती हैं। लेकिन देखो, सी ग्रास का सर्वाइवल जो है बहुत सारे फैक्टर्स के कारण मुश्किल हो रहा है। मतलब सी ग्रास का जो एरिया है वो कम होता जा रहा है। फैक्टर्स काफ़ी हैं, मतलब थ्रेट्स काफ़ी हैं सी ग्रास को। सबसे पहले क्लाइमेट चेंज, दूसरे नंबर पे ग्लोबल वार्मिंग, तीसरे नंबर पे इरोजन एंड सेडिमेंट डिस्चार्ज, ओवर फिशिंग, पोल्यूशन अमंग अदर्स। अदर्स में ये जो हमने शुरुआत में डिस्कस किए ये आ जाते हैं, फिशिंग ट्रैवलर्स, सीवीड फार्मिंग, टूरिज्म। इनसे भी सी ग्रास का जो एरिया है वो श्रिंक होता जा रहा है। मैप आपने देख ही लिया। अगर यूपीएससी पूछ लेती है क्या कीनिया लैंडलॉक कंट्री है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इंडियन ओशन से कोस्ट टच होता है कीनिया का। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आर्टिकल डेथ वैली के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? हाल ही में डेथ वैली ने 54.4 डिग्री सेल्सियस या फिर यूं कहें 129.9 डिग्री फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर रजिस्टर किया। इतना ज़्यादा टेम्परेचर अभी तक अर्थ पर कभी भी रिकॉर्ड नहीं किया गया है।
वैसे देखो विकिपीडिया पे तो लिखा गया है कि अभी तक अर्थ पर जो हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है वो इसी डेथ वैली में किया गया है 10 जुलाई 1913 को, जो कि है 56.7 डिग्री सेल्सियस। लेकिन अभी जो न्यूज़ आर्टिकल पब्लिश हुआ है, ये देखो नीचे देखो, BBC, वाशिंगटन पोस्ट, गार्डियन, सब पर यह आर्टिकल पब्लिश हुआ है। लेकिन इनमें कहा गया है कि अभी जो डेथ वैली में ये 54.4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रजिस्टर किया गया है, ये अभी तक का हाईएस्ट रजिस्टर्ड टेम्परेचर हो सकता है। तो थोड़ा सा यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्शन है, शायद यही रीज़न है। आर्टिकल में कुड भी लिखा हुआ है, अदरवाइज तो यूँ लिखा होता है ना, इट इज़ द हाईएस्ट टेम्परेचर एवर रिकॉर्डेड। लैंग्वेज में भी कुड लिखा हुआ है, मतलब पॉसिबली ऐसा हो सकता है। खैर, हमारा फोकस इस आर्टिकल में डेथ वैली पर है। मैपिंग के लिहाज से डेथ वैली इंपॉर्टेंट है। यूएस के कैलिफोर्निया में है डेथ वैली। ये मोहावे डेजर्ट के नॉर्दर्न पार्ट में है और मोहावे डेजर्ट जो है इसका बॉर्डर लगता है ग्रेट बेसिन डेजर्ट के साथ। नीचे देखिए, मोहावे डेजर्ट के नॉर्दर्न पार्ट में है डेथ वैली और मोहावे डेजर्ट का बॉर्डर लगता है ग्रेट बेसिन डेजर्ट के साथ। ये अर्थ पर वन ऑफ द हॉटेस्ट प्लेसेस में से एक है। वैसे मिडिल ईस्ट और सहारा के जो डेजर्ट्स हैं वो भी वर्ल्ड के हॉटेस्ट प्लेसेस में आते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, वर्ल्ड के ज़्यादातर जो डेजर्ट्स हैं वो कॉन्टिनेंट्स के वेस्टर्न पार्ट में क्यों हैं? जैसे देखो, मोहावे डेजर्ट नॉर्थ अमेरिका के वेस्टर्न पार्ट में है, यहाँ पर अफ्रीका के वेस्टर्न पार्ट में है नामीब डेजर्ट, और हमारे देश में भी थार का जो मरुस्थल है वो वेस्टर्न पार्ट पे है। ऐसा क्यों? ऑस्ट्रेलिया के वेस्टर्न पार्ट में भी देख लीजिए, कॉन्टिनेंट्स के वेस्टर्न पार्ट्स में ही क्यों हैं ज़्यादातर डेजर्ट्स, ईस्टर्न पार्ट्स में क्यों नहीं हैं? इसके देखो वैसे तो काफ़ी सारे रीजंस हैं, लेकिन 2-3 रीजंस मैं आपको बताता हूँ। एक तो देखो, जो ट्रेड विंड्स पानी लेके आती हैं वेस्टर्न पार्ट तक आते आते बारिश हो चुकी होती है, तो उन विंड्स में पानी रहता नहीं है। ईस्टर्न पार्ट्स में ज़्यादा बारिश होती है और वेस्टर्न पार्ट्स में कम बारिश होती है, क्योंकि ट्रेड विंड्स पानी लेके आती हैं और वेस्टर्न पार्ट तक आते आते पानी ख़त्म हो जाता है, इसलिए यहाँ पर कम बारिश होती है। दूसरा रीज़न है कोल्ड ओशन करंट्स। वेस्टर्न पार्ट्स में कोल्ड ओशन करंट्स आती हैं, जिसकी वजह से कोस्टल पार्ट्स में स्टेबिलिटी रहती है, क्लाउड फॉर्मेशन नहीं हो पाता। एक रीज़न वैसे ये भी है, इक्वेटर से हवा गर्म होकर ऊपर उठती है और वो सबसाइड करती है 20 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में कॉन्टिनेंट्स के वेस्टर्न पार्ट्स में, जिस वजह से स्टेबिलिटी रहती है और एंटी साइक्लोनिक कंडीशंस जनरेट होती हैं, बारिश नहीं होती। तो ये कुछ रीजंस हैं, वैसे और भी रीजंस हो सकते हैं। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल पॉजिटिव पे मैकेनिज्म के बारे में है। ये देखो सिंपल है, मान लीजिए ए पर्सन ने चेक इशू किया बी के नाम, तो बी पर्सन जब चेक लगाएगा बैंक में पैसा हासिल करने के लिए अपने अकाउंट में, तो बैंक वाले ना ए से फ़ोन करके पूछेंगे कि भैया आपने चेक इशू किया है बी के नाम या फिर नहीं किया है। अब आपके मन में आया होगा कि इसकी आवश्यकता क्या है। इसकी आवश्यकता देखो ये है, क्योंकि चेक के नाम पर आज के समय में फ्रॉड काफ़ी ज़्यादा होते हैं, फर्जी साइन कर लिए जाते हैं, काफ़ी बार फैब्रिकेटेड चेक लगा दिए जाते हैं बैंक में, तो अकाउंट होल्डर्स को नुकसान हो जाता है। बाद में वो बोलते हैं कि मैंने तो चेक कोई इशू किया ही नहीं, मेरे नाम पर किसी ने पैसा निकलवा लिया। लेकिन बैंक बेनिफिशियरी के अकाउंट में पैसा डालने से पहले अगर इशूअर से पूछेंगे कि भैया आपने चेक काटा है इनके नाम पर या फिर नहीं काटा है, तो तसल्ली हो जाएगी। यही है पॉजिटिव पे मैकेनिज्म। अभी आईसीआईसीआई बैंक तो ऐसा करता है, लेकिन सभी बैंक्स ऐसा नहीं करते हैं। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा है कि सभी बैंक्स ऐसा करें ताकि चेक के नाम पर होने वाले फ्रॉड्स को कम से कम किया जा सके। चलते हैं आगे। अगला आर्टिकल टीफेक के बारे में है, मतलब टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन फोरकास्टिंग एंड असेसमेंट काउंसिल। इस काउंसिल के बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया था।
ये इस काउंसिल का काम अच्छा है। क्या करती है ये काम? ये काउंसिल देखो एसेस करती है। फॉर एग्जांपल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मान लीजिए, ये काउंसिल एसेस करेगी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में अभी हमारे देश में टेक्नोलॉजी कैसी है, रिसर्च हो रही है नहीं हो रही है। फिर सरकार को बताती है कि इस एरिया पर ध्यान देने की आवश्यकता है, इस एरिया में हमारे देश में टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट काफ़ी स्लो है। वही किया है अभी इस काउंसिल ने। इस काउंसिल ने सरकार को कहा है केमिकल इंडस्ट्री में इंफ्रास्ट्रक्चर जो है हमारे देश में काफ़ी वीक है, इस वजह से हम चाइना का मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं। तो फिर सरकार ध्यान देगी और केमिकल इंडस्ट्री में ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर इस्टेब्लिश होगा ताकि हम चाइना का मुकाबला कर पाएँ। तो ये एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है, थिंक टैंक है, जो सेटअप किया गया था 1988 में डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत। ऑलमोस्ट 32 साल हो गए हैं इस काउंसिल को काम करते करते। अभी तक बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स इस काउंसिल के द्वारा जारी किए गए हैं। हमारे देश में टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट हमारे देश में टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट को एसेस करने के लिए और रिपोर्ट्स जारी की हैं, जिसके बेस पे सरकार पॉलिसी बना सकती है कि इस टेक्नोलॉजी पर ज़्यादा काम करने की आवश्यकता है, इस टेक्नोलॉजी के एरिया में ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने की आवश्यकता है। नेक्स्ट आर्टिकल भात भूत प्रोजेक्ट के बारे में है। कंटेक्स्ट इंपॉर्टेंट नहीं है। गुजरात सरकार ने जॉइंट वेंचर को टेंडर दिया है इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। तो जिस प्राइवेट कंपनी को टेंडर दिया गया है वो याद रखने की आवश्यकता नहीं है। प्रोजेक्ट के बारे में यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकती है। भात भूत प्रोजेक्ट है क्या? ये देखो नर्मदा रिवर के ऊपर है और ये गांव का नाम है भात भूत। इस गांव से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर है ये प्रोजेक्ट, इसलिए नाम गांव के नाम पर है भात भूत प्रोजेक्ट। रिवर जो नर्मदा रिवर है, नर्मदा रिवर के माउथ से 25 किलोमीटर की दूरी पर है। यानी इस प्रोजेक्ट से 25 किलोमीटर बाद चलने के बाद रिवर जो है गल्फ ऑफ खंबात में गिर जाती है। माउथ का मतलब होता है वो स्थान जहाँ पे रिवर जो है लेक में गिर जाती है, दूसरी रिवर में मिल जाती है या फिर सी में गिर जाती है। ये प्रोजेक्ट देखो एक बड़े प्रोजेक्ट कल्पासर प्रोजेक्ट का पार्ट है, जिसका मेन मकसद ये है 30 किलोमीटर का डैम इस्टेब्लिश करना गल्फ ऑफ खंबात में, भरूच और भावनगर डिस्ट्रिक्ट के बीच। ये जो भात भूत प्रोजेक्ट इस्टेब्लिश किया जाएगा, ये क्या करेगा? सरदार सरोवर डैम के बाद एक्सेस में जो पानी पहुंच रहा है और समुद्र में गिरने वाला है उसको रोकेगा। एक स्वीट वाटर लेक इस्टेब्लिश करेगा ऑलमोस्ट 600 मिलियन क्यूबिक मीटर्स की। इससे एक नुकसान ये हो सकता है जो कि फिशरमैन की शिकायत है और फिशरमैन इसको लेके प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं। उनका कहना है फिशिंग पैटर्न पर इम्पैक्ट पड़ेगा इस प्रोजेक्ट की वजह से। खास करके जो हिल्सा फिश हैं वो अपने हैबिटेट को चेंज कर सकती हैं और लोकल जो मछुआरे हैं वो हिल्सा फिश को नहीं पकड़ सकेंगे। इससे उनका जो जीवन यापन है वो प्रभावित होगा। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल इनोवेशन चैलेंज फंड इन इंडिया के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? यूके की सरकार ने 3 मिलियन पाउंड का एक इनोवेशन चैलेंज फंड लॉन्च किया है इंडिया में। एम ये है हमारे देश में एकेडमिया में या फिर इंडस्ट्री में जो साइंटिस्ट काम कर रहे हैं उनको सपोर्ट करना, ताकि कोविड-19 जैसे ग्लोबल चैलेंजेस या फिर इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने की दिशा में स्टेप्स उठाए जा सकें। फंड देखो यूके इंडिया टेक पार्टनरशिप को और ज़्यादा मजबूत करेगा। इस यूके इंडिया टेक पार्टनरशिप को लॉन्च किया गया था 2018 में इंडिया और ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर्स के द्वारा। एक और प्रोजेक्ट है, इसके बारे में भी आप जान लीजिए, प्रोजेक्ट निर्माण श्री। ये यूरोपियन यूनियन ने लॉन्च किया था उड़ीसा और महाराष्ट्र के 4 जिलों में। एम ये था महिलाओं को एम्पावर करना, उनको स्किल्स प्रोवाइड करके हाउसिंग सेक्टर में। इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है इस प्रोजेक्ट को? हैबिटेट फॉर ह्यूमैनिटी इंडिया। ये एक हाउसिंग फोकस्ड नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इस निर्माण श्री प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट कर रही है।
अब लास्ट में हम रिवाइज कर लेते हैं आज हमने क्या क्या डिस्कस किया। 5 स्टेटमेंट्स हैं आपके सामने, पांचों स्टेटमेंट्स को ध्यान से पढ़ लीजिए और मन में सोच लीजिए। सबसे पहले हम डेथ वैली, आज नीचे से स्टार्ट करते हैं। क्या डेथ वैली इजराइल में है? नहीं, ये यूएसए में है, कैलिफोर्निया में। इजराइल में डेड सी है, ना कि डेथ वैली। उसके बाद भागभूत प्रोजेक्ट तापी रिवर के ऊपर है? बिल्कुल भी नहीं, ये नर्मदा रिवर के ऊपर है। टीफेक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है, थिंक टैंक है जिसको सेटअप किया गया था 1988 में, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आता है। काम है देश के लिए टेक्नोलॉजी विजन को फॉर्मुलेट करना। ये स्टेटमेंट सही है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है वो पॉजिटिव पे मैकेनिज्म के बारे में है। ये एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसकी सहायता से शेड्यूल बैंक्स आरबीआई से ओवरनाइट बेसिस पे फंड्स को बोरो कर सकती हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को गिरवी रखकर। गलत, ये तो सिंपल चेक्स के फ्रॉड को रोकने के लिए है। बेनिफिशियरी के अकाउंट में पैसा डालने से पहले जो बैंक्स हैं वो चेक इशू करने वाले अकाउंट होल्डर से पूछते हैं, डिटेल्स वेरीफाई करते हैं ताकि पता लगाया जा सके कोई फ्रॉड तो नहीं हो रहा है। सबसे लास्ट में सी ग्रास, फ्लावरिंग मेरीन प्लांट्स हैं जो मेरीन कंडीशंस में सर्वाइव करते हैं। मोस्टली डीप बॉटम हैबिटेट में ये पाए जाते हैं। गलत, शैलो वाटर में मिलते हैं। बिल्कुल डीप में कैसे मिलेंगे? लाइट ही नहीं पहुंचेगी, लाइट नहीं पहुंचेगी तो फोटोसिंथेसिस हो गया नहीं। तो हमारी आज की इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।